देखिए अपने देवनागरी लिपि टॉपिक चल रहा है और देवनागरी लिपि में आज हम पढ़ रहे हैं देवनागरी लिपि के सुधार के उपाय, यानी कि उसकी हमने विशेषताएं पढ़ी थी पहले, फिर उसके दोष पढ़े थे कि क्या क्या कमियां है उसमें। अब उसको सुधारने के लिए अभी तक क्या क्या प्रयास किए, और प्रयासों को दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत प्रयास और संस्थागत प्रयास। यानी कि व्यक्ति विशेष ने देवनागरी लिपि को सुधार करने के क्या क्या उपाय बताए, क्या क्या प्रयास किए, और इसके बाद पढ़ेंगे अपन संस्थागत। तो ये पहले अपन पढ़ रहे हैं कि व्यक्तिगत प्रयास, कि व्यक्तियों के द्वारा किन किन हिंदी के विद्वानों के द्वारा देवनागरी लिपि में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ये इनके सुझाव थे। तो अपने को ये याद रखना है कि किसने क्या सुझाव दिया था, किसने क्या करने के लिए कहा था, कि ताकि देवनागरी लिपि की जो कठिनता है या उसकी जो पढ़ने में या उनको लिखने में जो दिक्कत आते हैं उनको आसानी से पढ़ा और लिखा जा सके। तो यहाँ से देखिए आप सबसे पहले कि महादेव गोविंद रानाडे कौन है। सबसे पहले महादेव गोविंद रानाडे ने मुंबई लिपि सुधार समिति का गठन किया। तो सब ये भी भाई लिपि को सुधारने के लिए तो गठित की गई थी समिति। तो मुंबई लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया? महादेव गोविंद रानाडे ने। तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, मुंबई लिपि सुधार समिति आदेश है तो गोविंदा कहाँ है भाई? सीधी सी बात है, कहाँ का एक्टर है? सारे एक्टर वहीं के हैं, तो गोविंदा मुंबई का। तो याद रखना महादेव गोविंद रानाडे, गोविंद रानाडे ने कौन सी समिति? मुंबई लिपि सुधार समिति। मुंबई से आप गोविंद को जोड़ ले जिसमें आपको याद आ जाएगा, ठीक है, गोविंदा मुंबई। आइए देखो लोकमान्य तिलक ने क्या कहा कि एक फॉन्ट तैयार किया इन्होंने, एक फॉन्ट यानी एक शब्दों का पूरा एक फॉन्ट तैयार किया था, लगभग उसमें 190 फॉन्ट यानी कि फॉन्ट यानी 190 शब्द थे। फॉन्ट यानी क्या होता है? शब्द। कि उन्होंने एक लोकमान्य तिलक ने एक फॉन्ट तैयार किया था जिसमें 190 फॉन्ट थे। कितने फॉन्ट थे? 190 शब्द थे उसमें पूरे के पूरे। और क्यों लिखा था ये उन्होंने? कि देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कम करने के लिए। भाई देवनागरी लिपि में वर्ण बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने एक पूरा फॉन्ट तैयार कर दिया 190 शब्दों का, ताकि देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कम हो सके। और इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया? तिलक फॉन्ट नाम दे दिया। यानी कि तिलक जो लोकमान्य तिलक है उन्होंने फॉन्ट तैयार किया था, इसलिए उनके नाम पर उसका क्या नाम रख दिया गया? तिलक फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट? तो देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कम करने के लिए 190 शब्दों का एक फॉन्ट, यानी कि 190 शब्दों का एक फॉन्ट किसने तैयार किया था? लोकमान्य तिलक ने। किसने तैयार किया था? लोकमान्य तिलक ने। तो आप तो ये शब्द याद रखो, इसमें तिलक फॉन्ट, तो फॉन्ट तैयार किया था, 190 शब्द है से उसमें, और किसने किया था? तिलक से याद आ जाएगा, लोकमान्य तिलक ने किया था। दूसरा तीसरा प्रयास देखो, सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा कि ये जो हिंदी है देवनागरी, इसको रोमन लिपि में लिखा जाए, देवनागरी लिपि में नहीं, हिंदी को रोमन लिपि में लिखने का सुझाव दिया। रोमन लिपि क्या है? जैसे अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, जैसे मान लो ये है कि क्या क्या गम है, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, तो ये रोमन लिपि है। कि उन्होंने कहा कि हिंदी को भी इसी लिपि में लिखा जाए। किसने दिया ये सुझाव? सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो इसको आपको याद करना है कि हिंदी को रोमन लिपि में लिखने का सुझाव किसने दिया था? सुनीता ने। किसने दिया था? सुनीता ने। तो भाई रोमन लिपि में लिखने का सुझाव किसने दिया था? सुनीता ने। आगे देखो सावरकर बंधुओं ने क्या कहा। सावरकर बंधुओं ने कहा कि अ की 12 खड़ी लिखने का सुझाव दिया। अ की 12 खड़ी लिखने का सुझाव किसने दिया था? सावरकर बंधुओं ने दिया था। जैसे देखो आप अ की 12 खड़ी लिखने का सुझाव दिया, जैसे इमरती बाई। अब अपन तो ई ऐसे लिखते हैं, उन्होंने कहा भाई अ लिख दो और उसके आगे से मात्रा लगा दो। मान लो बाई, ये बाई लिखना है तो आपको ई लिखने की जरूरत नहीं, बा और अ के ई की मात्रा लगा दो, बाई हो गया। हाँ इमरती बाई हो गया। इधर देखो आप जैसे मतलब उकार मल लिखना है तो यहाँ उकार मल बड़ा ऊ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो? अ लिखो और उसके नीचे ऊ की मात्रा लगा दो, यानी कि ऐसे ही बना दो इन शब्दों। अ की 12 खड़ी लिखने का सुझाव किसने दिया? सावरकर बंधुओं ने। सावरकर बंधुओं ने। तो अ की 12 खड़ी लिखने का सुझाव दिया सावरकर बंधुओं ने। सावरकर बंधुओं ने, ठीक है, याद करना है। आगे देखो श्रीनिवास दास ने क्या कहा कि महाप्राण वर्ण चिन्हों के स्थान पर अल्प प्राण वर्ण चिन्हों के नीचे अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई अलग लिपि चिन्ह लिखने का सुझाव दिया। यानी कि जो महाप्राण वर्ण है, जैसे अपन लिखते हैं ना, ये देखो जैसे अपन ये लिखते हैं क, फिर अपन लिखते हैं ख, तो ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण। यानी कि अलग अलग आते हैं, क अलग लिखते हैं, ख अलग लिखते हैं। तो उन्होंने कहा भाई महाप्राण जो वर्ण है उनके स्थान पर उनको मत लिखो, महाप्राण वर्णों को लिखो ही मत, उनके स्थान पर क्या करो, जो उनके पहले जो अल्प प्राण आता है ना उसके नीचे कोई चिन्ह डिसाइड कर लो, एक कोई सा चिन्ह बना लो।
जैसे यहाँ इन्होंने बनाया देखो क, अब ख मत लिखो, ये कर दो, इसका मतलब है ख मान ग लिख दिया अल्पप्राण और इसका महाप्राण घ आता है ना, वो मतलब इसके नीचे चिन्ह लगा दो जिसमें ये घ हो जाएगा। च लिख दो और ये अगर छ लिखना है तो छ मत लिखो, च के नीचे ये चिन्ह लगा दो जिसमें ये समस्या खत्म। ज लिख दो और ज का अगर मान लो झ लिखना है, इसका महाप्राण रूप लिखना है तो क्या करो, अल्प प्राण के नीचे ये चिन्ह लगा दो। ट ठ मत लिखो, ट इसके नीचे लगा दो। प फ मत लिखो और इसके नीचे ये चिन्ह लगा, यानी कि अल्प महाप्राण वर्ण चिन्हों को लिखने से इन्होंने मना किया। और अगर आपको अल्प प्राण का महाप्राण रूप लिखना है, अल्प प्राण वर्ण का महाप्राण वर्ण रूप लिखना है तो उसके नीचे कोई अलग एक चिन्ह निर्धारित कर लो, भाई ये चिन्ह लगाते वो महाप्राण मान लिया जाएगा। तो ये किसने कहा था, श्री निवास दास ने। श्री निवास दास ने महाप्राण वर्ण चिन्हों के स्थान पर अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई अलग लिपि चिन्ह लगाने लिखने का सुझाव दिया था। आगे देखो गोरख प्रसाद ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मात्राओं को थोड़ा हटाकर लिखने का सुझाव दिया। गोरख प्रसाद ने क्या सुझाव दिया, मात्राओं को थोड़ा दूर लिखे ताकि गलती ना हो। उन्होंने कहा भाई इतनी दूर, जैसे किस्मत है तो ये ई की मात्रा थोड़ी दूर लिखी जाए, जैसे कुंवारा है तो ये ऊ की मात्रा थोड़ी हटाकर लिखी जाए ताकि वो साफ साफ दिख जाए मात्रा। कई बार क्या होता है पास में लगाते हैं ना अपन, जैसे पास में लगाते हैं तो साफ दिख नहीं पाती, तो उन्होंने कहा भाई इनको थोड़ा अलग से हटाकर लिखा जाए। ये सुझाव किसने दिया, गोरख प्रसाद ने। गोरख प्रसाद ने मात्राओं को हटाकर लिखने का सुझाव दिया। गोरख प्रसाद ने मात्राओं को थोड़ा हटाकर लिखने का सुझाव दिया। आगे है अपने बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या कहा, ये जो पंचमाक्षर लिखते हैं अपन, अब पंचमाक्षर क्या होते हैं, जैसे अपन यहाँ ये शब्द है कंगन, कौन सा शब्द है, कंगन, तो ये पंचमाक्षर है क ख ग घ अंग। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा कि ये पंचमाक्षरों के स्थान पर हमें अनुस्वार अंकित करने चाहिए। क्या अंकित करने चाहिए, अनुस्वार अंकित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार अंकित कर दिया जाए, भाई ऊपर बिंदी लगा दो, अनुस्वार लगा दो, इनके बीच में पंचमाक्षर लिखने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने ये सुझाव दिया, जैसे यहाँ पर ये कंगन, तो ये कंगन न लिखे आप लोग केवल कंगन, ये अनुस्वार लगा दो, ये पंचमाक्षर है ना इसको हटा दो। जैसे चंचल, ये च छ च ज ये आता है नहीं, ये तो इसकी जगह आप क्या करो, अनुस्वार लगा दो। जैसे दंड, ये अण ट ट ट ड ण आता है ना पंचमाक्षर, तो इसकी बजाय भी इन्होंने कहा कि अनुस्वार लगा दिया जाए। अंत, ये न त त द द न, ये भी पंचमाक्षर है तो इसकी बजाय भी इन्होंने कहा कि अनुस्वार लगा दिया जाए। पंप, प फ ब भ म, ये भी पंचमाक्षर है तो इसकी जगह भी इन्होंने कहा कि अनुस्वार लगा दिया जाए। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है किसने क्या सुझाव दिया था, किसने क्या सुझाव दिया था, ये अपने इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए शुरू से एक बार इनको वापस रिवाइज कर लेते हैं कि देवनागरी लिपि में सुधार के किसने क्या क्या सुझाव दिए थे। आप इन्हें याद भी करते चलेंगे अपन एक साथ में ही। देखिए सबसे पहले आपको याद करना है कि मुंबई लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया था, महादेव गोविंद रानडे ने किया था। फॉन्ट तैयार किया था लोकमान्य तिलक ने किया था। रोमन लिपि में लिखने का सुझाव दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। आगे 12 खंड लिखने का सुझाव दिया था सावरकर बंधुओं ने। और महाप्राण वर्ण चिन्हों के स्थान पर अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई अलग लिपि चिन्ह लिखने का सुझाव दिया था श्री निवास दास ने। निवास दास ने, श्री निवास दास ने, श्री निवास दास ने। फिर देखिए आप यहाँ मात्राओं को थोड़ा हटाकर लिखने का सुझाव दिया गोरख प्रसाद ने। फिर पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार अंकित करने का सुझाव दिया था बाबू श्याम सुंदर दास ने। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अब नंबर 2 पढ़ रहे हैं अपन संस्थागत प्रयास। इससे पहले हमने बड़े से व्यक्तिगत प्रयास कि किन किन लोगों ने हिंदी की देवनागरी जो लिपि है उसके सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिए, क्या क्या प्रयास किए। उसके बाद अब नंबर 2 पढ़ेंगे अपन संस्थागत प्रयास, यानी कि किन किन संस्थाओं ने देवनागरी लिपि के सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए वो देखिए। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक तो निजी प्रयास और एक है सरकारी प्रयास। कि निजी स्तर की जो संस्थाएं हैं उन्होंने इसके सुधार में क्या प्रयास किए, और दूसरा है सरकारी प्रयास कि सरकार के द्वारा इसमें सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं निजी प्रयास। तो निजी प्रयास में देखिए आप, पहला है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन होता है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का 1935 का अधिवेशन था, कहां पर, इंदौर में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का 1935 में इंदौर में एक अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन के दौरान ही क्या किसका गठन किया गया, लिपि सुधार समिति का गठन किया गया।
कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के 1935 के अधिवेशन, कौन से अधिवेशन? 1935 के, और कहाँ हो रहा था ये? इंदौर में। इस अधिवेशन के तहत किसका गठन किया गया? लिपि सुधार समिति का गठन किया गया, और इसके संयोजक किसे बनाया गया था? काका कालेलकर को। किसको बनाया गया था? काका कालेलकर को। जो लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था इंदौर अधिवेशन में 1935 में, उसका संयोजक यानी कि अध्यक्ष किसे बनाया गया था? काका कालेलकर को, और इसीलिए इनके नाम पर इस समिति का क्या नाम पड़ गया? कालेलकर समिति। यानी कि समिति को क्या कहा जाता है? कालेलकर समिति। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के 1935 के इंदौर अधिवेशन में लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था, उसे किस नाम से भी जाना जाता है? कालेलकर समिति के नाम। जो अध्यक्ष ने पूछे डायरेक्ट पूछ ले उसे किस नाम से जाना जाता है, तो कालेलकर समिति के नाम से उसे जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कालेलकर समिति का गठन किस सम्मेलन में या कहां पर हुआ था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में हुआ था 1935 में, जो इंदौर का अधिवेशन था उसमें हुआ था। आगे देखो अब आप, इसमें राजस्थान की गौरीशंकर हीराचंद ओझा को भी इसमें शामिल किया गया था। इसको गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जीएच ओझा कहते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को भी इस समिति में शामिल किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि जो कालेलकर समिति है उसमें राजस्थान की ओर से किस सदस्य को शामिल किया गया था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा को शामिल किया गया था, और इन्होंने 5 अक्टूबर 1941 को एक 14 सूत्री प्रस्ताव पेश किया था। तो ये तो हुआ अपना निजी प्रयास। कौन सा प्रयास है? निजी प्रयास। अब देखिए आप सरकारी प्रयास, कि सरकार की ओर से इसके सुधार में क्या क्या प्रयास किए गए। तो पहला आता है कि 31 जुलाई 1947 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नरेंद्र देव समिति का गठन किया। नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, उसके नाम से उस समिति का क्या नाम हो गया? नरेंद्र देव समिति। तो नरेंद्र देव समिति का गठन किया, जिसमें धीरेन्द्र वर्मा और मंगल देव शास्त्री को भी शामिल किया गया। तो नॉर्मल, लेकिन आपको ये मुख्यतः याद रखना है कि नरेंद्र देव समिति का गठन कब हुआ था? 1947। फिर देखिए आप कि इस समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया। भारत में जो भी कई शिक्षा मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, तो उनका एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस पर विचार करने के लिए, इस समिति के जो भी सिफारिश यानी कि समिति की जो भी मांगे थी उन पर विचार करने के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब इन शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, उस समय इस समिति का अध्यक्ष कौन था? कहा गया ये राधाकृष्णन। ये ध्यान रखना है कि वो तो शुरू में था नरेंद्र देव, तो उसके उसी की अध्यक्षता में की गई थी, इसलिए उसका नाम नरेंद्र देव समिति रखा गया था। लेकिन जब भारत के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया इसकी सिफारिशों पर विचार करने के लिए, तो उस समय अध्यक्ष कौन था? राधाकृष्णन दास या राधाकृष्णन। आगे देखिए इसकी सिफारिश क्या थी? मुख्य एक ही सिफारिश थी इसकी, ये जो ग और जो भ लिखते हैं इनको गुंडी लगाकर लिखा जाए। ऐसे गुंडी लगाकर, ये जो लगाते हैं ना पर ये वाली गुंडी लगाकर लिखा जाए, वरना इनको ऐसे अगर ऐसे करके ऐसे लिखेंगे तो पहचान नहीं है। ये गुंडी लगाकर लिखा जाए। और भ के भी देखिए आप, ये गुंडी लग रही है कि इन दोनों को इस प्रकार से गुंडी लगाकर लिखा जाए। ये एक तो सिफारिश है इसकी, और दूसरी क्या थी कि जो ये ई की मात्रा है, और ये कौन सी की मात्रा है? छोटी। भाई इधर आगे से छोटी लगती है ना, तो इस छोटी की मात्रा को दाएं ओर लगाया जाए, इधर ही लगा दिया जाए इसको, और उसका दीर्घ अंतर है कि दीर्घ से यानी कि बड़ी की मात्रा से इससे इसका अंतर करने के लिए उसकी लंबाई को थोड़ा कम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? लंबाई को कम। जैसे मान लो ये है, ये बड़ी की मात्रा, इसके लिए कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, ये तो बड़ी है दीर्घ है, तो ये तो इधर ही लगाई जाए। लेकिन जो अपन इधर से लगाते हैं ना, ये वाली मात्रा ये ऐसे लगा देते हैं, ये किस्मत। तो ये जो लगाते हैं अपन, ये मात्रा इसके लिए कहा उन्होंने कि इसको भी इधर से लिखा जाए, जिधर से बड़ी की मात्रा लगाई जाती है उधर से लिखा जाए, और इसका बड़ी से अंतर करने के लिए क्या किया जाए? ऐसे इसकी लंबाई कम कर दी जाए, और इसको क्या माना जाए? छोटी माना जाए। भाई लंबाई कम है तो इसको छोटी माना जाए, और इसको पूरी वाली को बड़ी माना जाए। लेकिन शायद ये स्वीकार नहीं हुआ, और अपन तो अभी बड़ी की और छोटी के आगे पीछे लगाते हैं मात्रा। तो ये अपने संस्थागत प्रयास में, जिसमें निजी और सरकारी, इसमें मुख्य क्वेश्चन क्या याद करने हैं आपको? पहला तो आपको याद करना है कि लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ था? 1935 के इंदौर अधिवेशन में, इस सम्मेलन में। ठीक, यह है इंपोर्टेंट। और इसका संयोजक कौन था? काका कालेलकर, इसलिए इसे कालेलकर समिति करते हैं। बस ये चीज आपको याद करनी है। इधर आपको क्या याद करना? सरकारी प्रयासों में नरेंद्र देव समिति का गठन कब हुआ था? 1947 यूपी सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1947 में हुआ था, और इसका अध्यक्ष कौन था? यही था,
भाई नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुई, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, नरेंद्र देव समिति पड़ा। फिर आगे आपको क्या याद करना है, आपको आगे याद करना है राधा कृष्ण दास, ये कर लेना ज्यादा। भाई इसकी सिफारिशों के लिए समिति गठित की गई थी ना, और उन सिफारिशों पर विचार करने के लिए इन्होंने भारत के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था, किसके अध्यक्षता में, राधा कृष्ण। लेकिन मुख्य चीज तो ये है कि इसकी सिफारिश क्या थी, तो क्वेश्चन उल्टा पूछेगा वो कि किस समिति ने सिफारिश की थी कि ग और भ को गुंडी लगाकर लिखा जाना चाहिए, और ई की जो छोटा ई की मात्रा है उसको दाएं ओर लगाया जाए, यानी इस तरफ, ये दाएं ओर है ना, इस तरफ लगाया जाए, और उसको दीर्घ से यानी कि बड़ी की मात्रा से अंतर करने के लिए उसकी लंबाई को थोड़ा कम कर दिया जाए। ये सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी, नरेंद्र देव समिति के द्वारा। किस समिति के द्वारा, नरेंद्र देव समिति के द्वारा। देखिए आप अपने 5वां टॉपिक है हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका प्रचलन क्षेत्र। अब हिंदी में कितनी बोलियों का विकास हुआ और वो किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, वो सारी चीजें अब आप इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए जो अपने हिंदी है, कौन सी भाषा, हिंदी जो भाषा है उसमें 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं, और 5 उपभाषाओं के बाद आपको इसमें पढ़नी 18 बोलियां। कि हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं और कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। फिर आगे आपको देखना है कि जो सर जॉर्ज गिरिसन है, सर जॉर्ज गिरिसन, इनकी एक पुस्तक थी आपने लिखी थी, कौन सी, सर जॉर्ज गिरिसन की लिंग्विस्टिक, हाँ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की सर जॉर्ज गिरिसन की एक पुस्तक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें ये जो सर जॉर्ज गिरिसन है ये हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 2 मानते हैं। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी मानते हैं, 2 मानते हैं। ये कहते हैं कि पश्चिमी हिंदी और दूसरी कौन सी है, पूर्वी हिंदी, कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी ही हिंदी भाषा की 2 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा की 2 उपभाषाएं हैं, और हिंदी की अगर ये तो उपभाषाएं मानते हैं, 2 क्या मानते हैं, उपभाषाएं। और हिंदी की हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी मानते हैं, ये बोलियां मानते हैं ये 8। कितनी मानते हैं, 8। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर जॉर्ज गिरिसन के अनुसार उनकी पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के भाषा सर्वेक्षण, जो भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण किया था उन्होंने, वो एक पुस्तक है। उसमें इन्होंने हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 2 ही मानी है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, और बोलियों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। वैसे तो कितनी 18 है, लेकिन इन्होंने कितनी मानी है, केवल 8 मानी है। अगले आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की जो बोलियां हैं 18, इन्होंने हिंदी की बोलियों की संख्या 17 ही मानी है, कि हिंदी में बोलियां कितनी हैं, 17 है। ये एक बोली को हटा देते हैं, कौन सी को, नेपाली को। ये नेपाली को इसलिए हटाते हैं कि ये भारत से बाहर है, भाई इसका प्रचलन क्षेत्र अपने भारत में नहीं है, इसलिए ये मानते हैं कि हमारे भारत में हिंदी की बोलियां 17 ही है, 18 नहीं है, क्योंकि ये तो नेपाली है जो अपने भारत के बाहर बोली जाती है। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र इसे अपनी जो 18 बोलियां हैं हिंदी की, उनसे बाहर मानते हैं, यानी कि उसका प्रचलन क्षेत्र बाहर होने के कारण से अलग मानते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने बोलियां कितनी मानी है, 17 मानी है, ठीक है। एक है कि हिंदी, अपनी जो हिंदी भाषा है उसका उद्भव, हिंदी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, शोर से नहीं अपभ्रंश, शोर से नहीं अपभ्रंश। कि हिंदी भाषा का अपभ्रंश, हिंदी भाषा का उद्भव शोर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। अब शोर से नहीं अपभ्रंश से ही क्यों मानते हैं, भाई पूरी 18 के 18 बोलियों का उद्भव शोर से नहीं अपभ्रंश से तो नहीं हुआ, और से भी हुआ है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बोलियों का उद्भव शोर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए मानते हैं। क्यों, क्योंकि शोर से नहीं अपभ्रंश से 2 उपभाषाओं का विकास हुआ, हिंदी की 2 उपभाषाओं का विकास हुआ। एक तो पश्चिमी हिंदी का, एक तो पश्चिमी हिंदी का, और एक राजस्थानी का। भाई उपभाषाएं कितने हिंदी की, 5 है ना, उसमें से 2 का विकास शोर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है, शोर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। और इन दोनों की मिलाकर 5 तो इसकी और 4 इसकी, 5 और 4 इसकी, इन दोनों की मिलाकर 9 बोलियां, कितनी बोलियां, 9 बोलियां, कि 9 बोलियों और 2 उपभाषाओं का विकास शोर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। इसलिए हिंदी का उद्भव किससे माना जाता है,
किससे माना जाता है? शोर से नहीं अपभ्रंश से माना जाता है। किससे माना जाता है? शोर से नहीं अपभ्रंश से माना जाता है। दोबारा देखो, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका प्रचलन क्षेत्र टॉपिक क्या है, उसकी बेसिक जानकारी बताई मैंने आपको कि हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा है, उसकी कितनी उपभाषाएं हैं? 5। और उनकी भी उपभाषाओं की क्या होती है? बोलियां। कितनी है वो? 18 है। लेकिन सर जॉर्ज ग्रेसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो इनकी पुस्तक है उसके अनुसार हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी बताई है? 2। और बोलियां कितनी मानी इन्होंने? 8। तो इनके अनुसार ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है कि हिंदी की बोलियों की संख्या 17 ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेपाली को 12 से, यानी कि नेपाली का प्रचलन क्षेत्र भारत के बाहर होने के कारण उसे हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं किया है और उनकी संख्या कितनी मानी है? 17। फिर आगे आता है कि जो हिंदी भाषा है, कौन सी भाषा? अपने हिंदी भाषा है, उसका उद्भव शोर से अपभ्रंश से माना जाना चाहिए। शोर से अपभ्रंश से माना जाता है। इसके क्या कारण बताया उन्होंने? इसका 2 कारण है कि इस आधार पर हम हिंदी का उद्भव शोर से अपभ्रंश से मानते हैं। क्यों? क्योंकि इससे 2 उपभाषाओं का विकास हुआ, एक तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी का, और 9 बोलियों का विकास हुआ है। कितनी? 9 बोलियों का, यानी कि हिंदी की जो 2 उपभाषाएं हैं और जो 9 बोलियां हैं उनका विकास अकेले शोर से अपभ्रंश से हुआ है। इसके अलावा खस अपभ्रंश भी है, पहाड़ी अपभ्रंश अपन पढ़ा था पहले, अर्ध मागधी मागधी अपभ्रंश अलग अलग है, लेकिन ज्यादा बोलियों का विकास हिंदी का किससे हुआ है? शोर से अपभ्रंश से, 2 भाषाओं का, इसलिए इसी से इसका उद्भव मानते हैं। लिखो अब देखिए, अब आगे हम बात करेंगे कि हिंदी जो भाषा है उसकी उपभाषाएं और उनकी बोलियां कौन कौन सी है। तो हिंदी एक भाषा है और उसकी 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाओं के, उपभाषाओं से पहले अपन यहाँ पर अपभ्रंश के नाम लिखेंगे। तो 5 उपभाषाएं हैं और उनका किन किन अपभ्रंशों से विकास हुआ है वो नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, कोष्टक में लिख लो इनको, जैसे आप यहाँ लिख लो शोर से अपभ्रंश, शोर से अपभ्रंश, शोर से अपभ्रंश। फिर इधर दूसरा भी नाम आ जाएगा अपने यहाँ भी, शोर से अपभ्रंश, शोर से अपभ्रंश। यानी कि हिंदी की जो 2 उपभाषाएं उनका विकास शोर से अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो क्या दो कैसे लिख लो। फिर इधर लिखेंगे आप एक अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है। फिर तीसरा अर्धमागधी के बाद सीधा लिख लो मागधी अपभ्रंश। कौन सा? मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। और लास्ट में अपन लिखेंगे कौन सा है इसमें? खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश। तो ये अपभ्रंश है कुछ जिनसे हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का विकास हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कि ये जो शोर से अपभ्रंश है इससे किन 2 उपभाषाओं का विकास हुआ है। तो यहाँ देखिए, हिंदी से एक हुआ है पश्चिमी, इन शोर से अपभ्रंश से एक तो पश्चिमी हिंदी का विकास और एक इधर हुआ है अपने राजस्थानी का विकास। यानी कि शोर से अपभ्रंश से हिंदी की 2 उपभाषाओं का विकास हुआ है। शोर से अपभ्रंश से हिंदी की 2 उपभाषाओं का विकास हुआ है। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती है, राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां आती है, वो यहाँ लिखेंगे अपन। पहले पश्चिमी हिंदी की लिखेंगे ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और लास्ट है इसकी खड़ी बोली। ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली, ये पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है उसकी बोलियां हैं। फिर देखिए आप राजस्थान की कौन कौन सी बोलियां हैं? मारवाड़ी, मालवी, मालवी, मेवाती और एक है इसकी ढूंढाड़ी, या इसको जयपुरी भी कर सकते हो आप। ये 4 बोलियों का विकास राजस्थानी से हुआ है। अब इधर देखो आप, यहाँ देखिए आप अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से राजस्थानी किस
उपभाषा का विकास हुआ है वो यहाँ लिखते हैं अपन, अर्धमार्ग जिसे हुआ है पूर्वी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का। भाई यहाँ पर हमने देखा कि पश्चिमी हिंदी तो इधर आ गई, अब पूर्वी हिंदी का यहाँ पर इससे विकास हुआ है। अब पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी बोलियों का विकास हुआ वो देखिए आप, अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। फिर देखिए आप मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? बिहारी का, बिहारी का, बिहारी उपभाषा का विकास हुआ है। और अब बिहारी से आपको देखना है कि कौन कौन सी बोलियों का विकास हुआ है, तो इसमें 3 बोलियों का विकास हुआ है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी, मैथिली और मगही बोलियों का विकास बिहारी से हुआ है। लास्ट आता है अपने खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश से पहाड़ी उपभाषा का विकास हुआ है, किसका? पहाड़ी का। और पहाड़ी से बोलियों का विकास हुआ है, कौन कौन सी देखिए आप, पूर्वी पहाड़ी, और पूर्वी पहाड़ी को नेपाली भी कहते हैं ना, पूर्वी पहाड़ी या पश्चिमी पहाड़ी, दूसरी आती है पश्चिमी पहाड़ी, और तीसरी है पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, और तीसरी है मध्य पहाड़ी, मध्य पहाड़ी। अब मध्य पहाड़ी से 2 और इसकी उपबोलियां मानी जाती है, तो कुमायूनी, यहां लिख देते हैं कुमायूनी, और एक है गढ़वाली, गढ़वाली। ये आपको ऐसे याद करने हैं। अब देखिए इनको याद कैसे करना है। अब इन सब के अपन बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक लिखेंगे और जिससे हम इन्हें याद कर लेंगे। लिख लिया सबने? देखिए यहां तक। अब इसको बस आप